तो साथियों, आज मेरी उपस्थिति है इस वक्त गाजियाबाद के वेब सिटी में। और वेब सिटी में आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि उदय संस्था की ओर से मेरी शान भारत का संविधान का आज एक दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो बैनर है समुदाय केंद्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये खबर शायद कहीं कहीं देखने को मिलेगी कि संविधान का जो रथ है, हमारा अभियान हर घर संविधान, जो कि देवकी नंदन जी उदय संस्था के ओर से ये रथ को तैयार किया गया है। और भारतीय संविधान का इसमें आपको चलचित्र देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैं अंदर की ओर प्रवेश कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि तमाम वो जो बहुजन समाज सेवी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम वो संगठन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मिलजुल करके जो कार्यक्रम हो रहा है उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का संकल्प पत्र, ये यहाँ पे एक बैनर है। जो हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन 1969 में देश का पहला रजिस्टर्ड संगठन, 1978 में बामसेप बना, उससे पहले ये संस्था बनी है। और आज जो ये टॉपिक, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, चिंतन का मंथन का विषय बना हुआ है। लगभग कई हजार मीटिंग, लगभग भारत के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे स्पीचेस हुए हैं एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन इंटरनेशनल फोरम ऑल्सो। तो ये टॉपिक जो है, अभी तक ऐसा यूनिक टॉपिक मेरे जीवन भर में लगभग 25 साल के अंदर, चाहे गैर बहुजन समाज हो या बहुजन समाज में, किसी ने भी इसको मंथन का कार्यक्रम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्यों लोगों के जहन में नहीं आया? क्यों ये मंथन का विषय नहीं बना? अगर आप लोगों को मैं पूछूं, अगर एक सवाल करूं कि किन किन के घर में संविधान की पुस्तिका है, ऊपर हाथ करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। किन किन व्यक्तियों ने, महानुभावों ने, आदरणीयों ने संविधान को खोलकर जो पहला पन्ना है पढ़े हैं? पूछूंगा नहीं तो फिर पहला पन्ना में क्या लिखा है? तो ये चीज मैं ये उदय संस्था का देन, इसलिए आप जब कैडर वाला सिस्टम लागू हुआ देश में, कैडर बोले तो बैठ के मान्यवर कांशीराम साहब, और उससे पहले जो ये फुले अंबेडकर आंदोलन, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, और बंगाल के खाड़ी में हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, साउथ में आयन काली, नारायण गुरु, योथिदास, 1890 में जब बाबा साहब जन्म होने से पहले उन्होंने बुद्धिज्म को इंटरनेशनली एस्टेब्लिश किया, प्रोग्राम किया, या आप धर्मी मूवमेंट चला 700 साल तक इस धरती पर, इस जगह पर। संत महापुरुषों के मूवमेंट को बाबा साहब ने ऑब्जर्व किया। हाल ही में अभी हमारे आदरणीय भाटी साहब कह रहे थे, रामचरितमानस का जिक्र कर रहे थे, तो एक किताब भी बाबा साहब अंबेडकर लिखे हैं। और यहां आने से पूर्व में वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, दोबारा इसको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं। और एक दूसरा किताब है ये, द मेरिट आर्यन बल्ब, क्योंकि हम लोग अंबेडकरवादी लोग हैं। अभी हर जगह पर जो धुरी बनी हुई है वो अंबेडकरवाद है, चाहे डायरेक्टली बोले, इनडायरेक्टली बोले, चाहे मुस्लिम आंदोलन, क्रिश्चियन आंदोलन, चाहे किसी जात धर्म का आंदोलन, हर जगह पे संविधान फ्रंट पर है। हर जगह पे जय भीम के नारों से शुरुआत हो रही है।
तो ये जो 1902 से लेकर 2026 का जो समय हम लोगों ने बिताया, उसमें कई सारे फेजेस आए। प्री आम्बेडकराइट इरा, मूवमेंट, रेवोल्यूशन, आंदोलन को हमने देखा। उसके पश्चात पोस्ट आम्बेडकराइट मूवमेंट, इस जगह पर आदरणीय बीपी मौर्य साहब का आंदोलन में हमने देखा, जिन्होंने हम लोगों को बोलना चलना सिखाया। जगत गुरु रविदास महाराज भी आए और जिस आंदोलन को भक्तिवादी मूवमेंट बताया गया कि यह भक्ति है, भगवान के साथ जोड़ने वाला प्रक्रिया है, ये बढ़ने वाला भक्तिवादी आंदोलन है, बताया गया। मगर आखिरकार वो आंदोलन, वो जो विचारधारा, वो जो आंदोलन था, वो क्रांति था, वो भक्तिवादी आंदोलन नहीं होके वो क्रांतिकारी जाति विरोधक समाज को समानता प्रदान करने वाला आंदोलन। तुलसीदास कह रहे हैं कि ब्राह्मण जैसा भी नीच हो, नहाता धोता भी नहीं हो, धोता भी नहीं हो, कई दिन तक धोता भी नहीं हो, बांस भी मारता हो, गंध भी मारता हो, लेकिन वो पूजनीय है क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो उसी के जवाब में जगत गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि पूजिए चरण चंडाल के। वाह, क्या बात। कि चंडाल जो है, अगर ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, बीए है, पीएचडी है, तो वो पूजनीय है। तो ये दरार है, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं उसको, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को। चारों वेद करे खंडोती, मैंने खंडन कर दिया, खत्म। तो ये मूवमेंट क्या भक्तिवादी मूवमेंट था? ये ऐसा वाला मूवमेंट थोड़ी, पति परमेश्वराय नमो नमः, 4 फेरा लेना, कड़वा चौथ मनाना, ऐसा थोड़ी था। जन्म जन्मांतर का दुख हर जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो मानदारा आंदोलन नहीं था। तो कबीर का आंदोलन क्या था? तो कहते हैं कि तू कहता है पोथीन के लेखी, मैं कहता हूं आखिन की देखी। लगेगा मैं पीएचडी करता हूं, क्वालिफाइड हूं, पीएचडी, आई एम फॉरेन ग्रेजुएट। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि नो नो नो, तू कहता है पोथीन के लेखी, मैं कहता हूं आखिन की देखी। ऐसा नहीं चलेगा ब्राह्मण जी। उस टाइम पे कह लिया मैं वेद लिख दिया, फलाना कर दिया, शास्त्र का महापंडित हूं। तो कबीर साहब कह रहे नो, तू कहता है पोथीन की लेखी, मैं कहता हूं आखिन की देखी। मैं कहता हूं जगत रही हो, तू जाता है सोई रे। आज जो कह रहे हैं ना पार्टी साहब, सब लोग कह रहे हैं कि हमको एक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तेरा मेरा मनवा मितवा पर एक कैसे, समझ में नहीं आ रहा? तू कहता है पोथीन की लेखी, मैं कहता हूं आखिर के देखी, मैं कहता हूं जगत रही हो। एजुकेट की बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, एजुकेट की बात कर रहे हैं ना। एजुकेट बाद एजिटेट आएगा। हितकृति हितकारिणी सभा में बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज को कह रहे हैं। दुनिया का इतना पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी उस सीक्वेंस को भूल जाएंगे कि एजुकेट के बाद एजिटेट आएगा। एजिटेट का मतलब सेल्फ रेवोल्यूशन। जाना है कि नहीं जाना है, बोलना है कि नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। शत्रु और मित्र का आपको भेद करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, वो एजुकेशन है। एजुकेट के बाद आपके अंदर सेल्फ रेवोल्यूशन आएगा। उसके बाद फिर राजनीति की बात कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर। कम टू द टॉपिक। तो 1876 तक जो मुगल पीरियड में फर्स्ट टाइम, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जो टॉपिक यहां पे निर्धारित की गई है उस टॉपिक पे बोलना जरूरी है कि क्या यह प्रतिनिधित्व है या यह रिजर्वेशन है। मैं विनम्रता पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को यह पता है कि प्रतिनिधित्व और आरक्षण में क्या डिफरेंस है? कोई एक बता पाएगा? आरक्षण क्या है और प्रतिनिधित्व क्या है? मैं बताता हूं। जैसे मुझे आज वेब सिटी में आना था, उस आने को सुनिश्चित करने के लिए मैंने ओला बुक किया, रिजर्व किया कि 9:30 पर जब मैं शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पहुंचूंगा तो मेरा सीट जो है, मेरा ओला जो ओवर है वो बुक रहे, रिजर्व रहे, कोई छेड़खानी ना हो। या मैं मुंबई जा रहा हूं क्योंकि भीड़ है, 22 तारीख को जाना है मुझे, तो उस जो पहुंचना है मुझे उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए मैं टिकट रिजर्व किया थर्ड एसी में। वो क्या है? रिजर्वेशन। सुनिश्चित करना रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। जैसे मुझे
राजकुमार जी मुझे मीडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजकुमार भाटी जी मुझे समाजवादी पार्टी में मीडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हंसराज सुमन मुझे एकेडमिक में यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूनम तेजा जी मुझे कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देवकी नंदन जी मुझे स्टेट बैंक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे वो गिल्ली डंडे में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे मुखिया जी गांव में मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The essence of democracy is representation. जो प्राण तत्व है गणतंत्र का, सारा खेल तो इसी का है, सारा खेल ही इसी का है। जब हम अधिकार मांगने लगते हैं तब समस्या उत्पन्न होता है। हे मूर्ख, संस्कृत का ज्ञान अर्जन करना महापाप है, ये कहां से आता है? ऐसा नहीं है। बार बार मैं कहता हूं कि एक दिन का जो सत्यनारायण कथा नहीं करेंगे, कि मंत्र नहीं उच्चारण करेंगे, कि सबको पता है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, मीनिंग किसी को नहीं पता है, फिर भी पढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना काल भी चला गया, फिर भी लोग पढ़ते जाए महामृत्युंजय मंत्र। तो फिर कोरोना का टीका काहे लगाए भाई? अरे कोई समझना भी नहीं चाहता है, मीनिंग भी नहीं पता है। तो इसीलिए अभी देवकी नंदन कह रहे कुछ लोग खड़े हैं, भाई वकील को खड़े होने का तो पेट मिलता है, इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है। अभी भाटी जी खड़े होंगे तो खड़े हो जाएंगे। तो जब तक समाज खड़ा है, आंदोलन ही इसी बात का है, खड़ा होने का। बैठे हुए लोग तो आंदोलन नहीं करेंगे। बाबा साहब ने सोए हुए बुद्ध को नमन करने के लिए मना कर दिया, बाबा साहब ने मना कर दिया, नो ये मूवमेंट है। अब भाई मूव ही नहीं किए तो मूवमेंट किस बात का? वाह, मूव करो तब तो मूवमेंट होगा, घर में बैठे बैठे थोड़ी चढ़े मूवमेंट होगा। और यू नेवर मिस इट भाई। कहां इसके बाद भाटी जी कहां गए अपने घर, तू उधर उधर, वो सोने गया, वो कॉलेज चला गया, वो चला गया। भाई एक दूसरे को मिस ही नहीं करोगे तब नहीं आई। एक दूसरे को मिस नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे तो मिशन कैसे, मूवमेंट कैसे चलेगा? तो एक दूसरे को मिस करना भी जरूरी है। तो साथियों, ये जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, इसको लेकर हमने कैडर देना शुरू किया। क्या कि सिंगल पॉइंट एजेंडा की कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी। अगर मैं कह दूं कि नहीं, रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था, कुंभकर्ण ने किया था, तो सब लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, रावण ने किया था। कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला? क्योंकि आप लोगों ने देखा है सीरियल। क्या सीरियल दिखा है? अतः रामायण कथा। वो साफ साफ कह रहा है कि ये कथा है, कथा है, कथा है। और हमने जेब में भर दिया, प्रभु आगे, प्रभु आगे, प्रभु आगे, हे प्रभु, हे करुणा निधान। सरकार भी बना दिया, लाखों करोड़ों का बजट भी पेल दिया, चंदा भी पेल दिया, धंधा भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी लोगों का आस्था नहीं। अतः रामायण कथा, अतः रामायण कथा। अरे कथे पे ही चल रहा है। आज नीट का आरक्षण शुरू हुआ, किसी बाबा ने, किसी पुजारी ने, किसी पंडे ने एक लाइन, एक शब्द, ब्राह्मणवाद का जो प्रचार तंत्र है वो उसी से नियंत्रित होता है। मुरारी बापू, डोंगरे महाराज, पचाकुचा महाराज, और महाराज, तेर महाराज, जी महाराज, सी महाराज, सब यही लगे हुए हैं। और खुल्लम खुला वहां कह रहे हैं कि भाई दान दक्षिणा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? हर जगह पे चल रहे हैं। किसी ने भी संविधान का एस शब्द का उच्चारण नहीं किया, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया नहीं। तो मैं यही कहता हूं कि अगर इस देश में रामायण कथा हो सकता है, सत्यनारायण कथा हो सकता है, क्या संविधानवादी कथा नहीं हो सकता? होनी चाहिए। तो ये संविधानवादी कथा कौन करेगा? जिनको संविधान से खतरा है। 1000 साल की इतिहास में अपने 1950 26 नवंबर को आप लोगों ने नागरिक बने। नागरिक समझते हैं? नागरिक के पास अधिकार होता है। जो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं ना, हम भारत के लोग बनने के लिए आपको नागरिक बनना पड़ेगा। और 1000 साल के इतिहास में आपको पहली बार नागरिक बनाया गया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आरक्षण नहीं हुआ। और आज जो मेरिट जो कह रहे थे भाटी साहब भी और भी सारे लोग, जाति
कि जाति नहीं, ठीक है। आरक्षण कब तक? आरक्षण कब तक? जाति व्यवस्था जब तक। यस आरक्षण तब तक। एरियर एंटेना जब तक। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये डेमोक्रेटिक सवाल है, ऐसे नाजायज वाले सवाल है ही नहीं। तो इस सवाल को समझना पड़ेगा और कैप्चर द की पोस्ट। बाबा साहब, मुझे अगर सब मान लीजिए मैं चीफ जस्टिस बन जाता हूं और उस समय पे मान लीजिए कि मनुस्मृति लागू है देश में, मैं लागू करूंगा? अरे बोलिए ना, लागू करूंगा? नहीं, तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कैप्चर द की पोस्ट। ये बात सबसे बड़का संविधान में जब 10,000 कॉपी विनय पॉल ने हमें दिया, तब जाके पहली बार 10,000 कॉपी उसने वो एमेंडेड वाला प्रेमूल छपवा रहा था। देवकी नंदन जी थे, बलराम जी थे, ये लोग सब लोग। मैं नहीं, जो बाबा साहब ने जो लिखा है वो संविधान की कॉपी बंटवाएंगे। यस 10,000 कॉपी डॉक्टर विनय पॉल ने, शैलीजा मैडम थी, मैंने 10,000 कॉपी छाप के आप ऑफिशियली सारे मिनिस्ट्री को भेजो सब जगह पे। लोग पढ़ेंगे नहीं, हाथ में आएगा नहीं, नो खर्चा नो खर्चा नो मर्चा, तो फिर कैसे आंदोलन होगा? तो साथियों, ये काम उदय ग्रुप ने किया और आगे भी करते रहेंगे। और आज जो बुनियादी सवाल आप लोगों के सामने रखा गया, ये मंथन का विषय है। ये भी है जो बता चुके हैं, जो मेरे वारंट ऑफ अरेस्ट मेरे खिलाफ हुआ था, ये सारे साथियों ने 18 राज्य के लोग आए थे, आप लोगों के नेतृत्व में घेर लिया गया था और राजकुमार जी थे, इनका अथक प्रयास था, कमर तोड़। तो ये सारा अवदान है। तो एक दिन में जाहिर सी बात है आंदोलन करने के लिए समय लगता है। तो 2015 में बाकायदा विनय पॉल का फोन आया। तो मुझे तो नहीं लगता था कि ये बड़ा आंदोलन हो जाएगा। मैंने हुआ 2015 में भारत की सरकार ने संविधान को राष्ट्र ग्रंथ का मान्यता दी। मुझे लिखित देने के लिए वो डॉक्टर पॉल साहब रेडी हो गए और प्रधानमंत्री जी को लिख के भेजा था राजकुमार जी। तो साथियों, आज जो जज साहब के पास मेरा जो बात हुई, मैंने बुला रहा था कि आप इनॉग्रेट कर दीजिए, तब मैंने गुस्सा आया। ऐसा है जज साहब, समस्या का जड़ आप ही हो। समस्या का जड़ इसलिए आप हो कि कोई इंटरप्रिट करने का पावर आपके पास है, और जब आप जज थे तो ढंग से इंटरप्रिट नहीं किए। जब इंटरप्रिटेशन ढंग से नहीं होता है, फैसले गलत आता है। एक काम करो, आप हमारे अजय पाल जी के वहां आके ट्यूशन पढ़ो। अजय पाल जी खड़े हो जाइए। ये गाजियाबाद के अंदर ये है। मैं ऐसे भाटी साहब, हंसराज सुमन जी, मैं ऐसे उदय ग्रुप के सबको बताऊंगा, अच्छा से अच्छा पढ़ा लिखा भी आके डिबेट कर ले उदय ग्रुप के किसी भी कैडर के साथ। यस संविधान के बारे में या अंग्रेजी से बात कर ले। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, चाहे जज हो, बैरिस्टर हो, पढ़ा लिखा मंत्री संतरी जंत्री प्रोफेसर, मैं गारंटी के साथ जो ये दीवार हम तैयार किए हैं, डिबेट कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसको कहते हैं संविधानवादी साक्षरता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट का प्रोग्राम हुआ ही नहीं। संविधानवादी साक्षरता प्रोग्राम की किसी ने किया नहीं। हमारे जो कैडर सिस्टम हुआ 1978 से शुरू हुआ, क्योंकि इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन का फाउंडर मैं हूं, पावन मेश्राम जी के साथ। मैंने कहा भाई संविधान पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाओ लोगों को, इससे क्या होगा। साथियों, ये विषय चर्चा भी रखी गई है। तो चर्चा में क्या रखी गई है, ये जानने का अधिकार है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, जो कैडर सिस्टम है, कैडर सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आपको आप अधिकार के बारे में बताओ, आप उनको अपने फंडामेंटल राइट के बारे में बताओ, ह्यूमन राइट्स के बताओ। अगर आपको अधिकार के बारे में बताओगे नहीं, घर में विचार जाएगा नहीं, लोग कंफ्यूज हो गए। इतिहास पढ़ा के, इतिहास पढ़ना जरूरी है, इसके आगे क्या करते हैं। आज किसी उदय ग्रुप के पूछोगे तो कह देगा आर्टिकल 32 है ना, 26 पर रेट पे जाएंगे। तो यही कह रहा था ना कि कुंभकर्ण नहीं, रावण ने सीता का अपहरण किया था। किस लिए, कैसे पता चला? सीरियल देखा है, रामायण पढ़ा है, तो आपने संविधान नहीं पढ़ा है।
तो संविधान आप नहीं पढ़ाते हो तो संविधान को जलाते हैं वो लोग। संविधान को घर घर तक पहुंचाना आपका जिम्मेदारी था। बाप ने सब कुछ दे दिया, बैंक बैलेंस दे दिया, पट्टा दे दिया, पट्टा आपके बारे में पता नहीं है कौन से कहां जमीन कहां पर है। बैंक बैलेंस कौन से बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक में, आपका एचडीएफसी में इतना पैसा रखा हुआ है, इतना होगा, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल इतना अधिकार है, वहां जाएगा, ये पूछेगा वो पता ही नहीं है। अच्छे से अच्छे लोगों को कंप्लेन लिखना पता नहीं है, कंप्लेन कैसे लिखी जाती है, एफआईआर क्या होती है, संविधान प्रदत्त अधिकार क्या है। देखो, हमेशा ब्राह्मणवाद का गाली देना भी ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा संविधान का पढ़ाई वो लोग करते हैं। बिल्कुल। अभी जो क्या नाम है उसका, ग्वालियर का, आपको पता है कि उसको नहीं पता है सब विनय? हाँ, देखो सब लोग पता है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी पूछा। 11 लाख घोषित किया था, तो ग्वालियर के एडवोकेट को उसके घर भेजे थे, ग्वालियर के एडवोकेट को उसके घर भेजे थे, फोन भी किया था। क्योंकि वो क्या करते हैं आपको बताता हूं कि जिस कदर जो लड़कियां हैं, जो औरत हैं, जो हाई क्लास के कह सकते हो, पढ़े लिखे होने के बाद अमिटकाइट बन रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, दिव्याकृति लोग बोल रहे हैं, ओझा जैसे लोग बोल रहे हैं, तो उस चीज का खतरा है। तो उनका जो युवा है, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या करते हैं, एडवांस प्लान करते हैं, एडवांस प्लान करते हैं। अभी मेरे अध्यक्षता में सुमन जी को भी लिया था, गणेश सिंह जी ओबीसी के पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन रहे। नीट का मामला रहा, दिलीप मंडल से लेकर महेंद्र यादव सब लोग हम घेरे, हर जाति जमात को मैं प्रिजाइड कर रहा था। तो बोले तो गणेश सिंह जी भी कहे कि मुझे डर लग रहा है, कुर्सी चलिए पूछा लेता, नीट लागू कराओ, कुर्सी आती जाती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर प्राइम मिनिस्टर थे? यस। प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं थे। कितने बड़े मिनिस्टर थे? नहीं थे। उसके बाद कितने प्राइम मिनिस्टर बने, कितने प्रेसिडेंट बने, नाम बाबा साहब को दिया जाता है। यस। बात संविधान की ली जाती है। अब कहते थे कि अभी लड़की देखने गए थे, तो गुज्जर थे वो, कोई कांड कर रखे हो। अरे लड़का क्वालिफाइड है, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको पूछ रहा है वो जो ताऊ, कोई कांड कर रखे हो, तो मतलब तू कैसे बचाएगा मेरे बेटे पोती को। अच्छा, तो ये कहावत था 10-12 साल पहले, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा के लिखा क्वालिफाइड लड़की देखने जाता था, गुज्जर समाज के लोग वो पूछते थे, गुज्जर का ठिकाना ठेका और थाना। आज क्या हो गया, गुज्जर का ठिकाना मतलब पढ़ना लिखना और बताना है। 200 के आसपास हो गए। आज क्या हुआ, गुज्जर का ठिकाना पढ़ना लिखना और बताना, सुधेंदु त्रिवेदी का मुंह बंद करना, तिवारी का मुंह बंद करना, फलाने का मुंह बंद करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, शास्त्र का जवाब शास्त्र से देना, पढ़ा लिखा तरीके से जवाब देना। तो ये जो संविधानवादी आंदोलन चल रहा है देश में, एक चीज बहुत अच्छा हम लोग सीजेपी से सीखना चाहिए कि खुल्लम खुला भी बढ़ रहा है। हम लोग सोच रहे कि नहीं घिसी पिटी आंदोलन करेंगे, नहीं संविधानवादी। भाई साहब 100 लोग अगर जंतर मंतर में गए तो पीट पाट के भगा दिए होते। ये सिर गिनी जाती है, यहां पर डेमोक्रेसी है, आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र, इसका इजाजत तो आईपीसी भी दे रहा है, अभी बीएनएस भी दे रहा है, प्राइवेट डिफेंस, बिट टू किल नॉट विल टू पिल, बुद्ध को भी हमने डिफाइन नहीं किया अच्छा से। और जहां तक मेरिट की बात है, मेरिट कहां का मेरिट इज बाय फुट। तुम्हारा मेरिट भारत को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे गिरा दिया, तुम्हारा इंडिया भारत नीचे चला गया। तुम्हारे मेरिट में सबसे ज्यादा सूचना जुडिशियल रैंक में आया, तुम्हारे मेरिट में देश नीचे गया, महिला में, आरक्षण, भूखमरी में, बेरोजगारी में, अंधकार में, ऐसा कोई भी फंड नहीं हुआ तुम्हारे मेरिट ने कुछ काम किया। काम किया नहीं किया, तो किस चीज का मेरिट? आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। क्यों आर्थिक आधार पे होना चाहिए? भाई मैं मान लीजिए आर्थिक आधार पे होना, कैसे होना चाहिए? मुझे लॉटरी लग गया 1-2 करोड़ का, मेरा आर्थिक स्थिति बदल गया, तो आर्थिक स्थिति जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, बढ़ते रहता, कम हो जाता है। मगर 10 करोड़ 100 करोड़, बाबू जगजीवन राम जी 100 करोड़ के मालिक थे, लेकिन फिर भी उसका जाति वही था। स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति पे जब अनावरण किए डाले तो फिर दूध से नहलाया गया।
तो जाति जो है आर्थिक आधार पर तय नहीं होती है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है और एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन ये होगा। तो जाति आरक्षण कब तक, जाति व्यवस्था कब तक, जब। और मेरिट जो होता है, मेरिट क्या है, तोता भी बोल देता है। मेरा जो तोता है वो अच्छा खासा बोलता है ABCD, उसको तो पासवर्ड भी पता है। मेरा टीवी का वो जो मोबाइल का पासवर्ड मेरे तोते को पता है, इसका मतलब वो टैलेंटेड है, उसको नौकरी दे दो। मेरा कुत्ता है जो वो करता है, तो मतलब उसका मतलब उसको भी नौकरी दे दो, इंग्लिश जानता है वो। गजब का दुविधा है। जो पहले कहते थे कि भाई एकलव्य ये पढ़ नहीं सकता, अभी जब पढ़ गए तो नॉट फाउंड सुटेबल, अंगड़ा कटवा लो। तो ये सिस्टम वो होते रहेगा। काउंटर रिवोल्यूशन विल बी गोइंग ऑन, काउंटर रिवोल्यूशन हमेशा होते रहेगा। लेकिन हम लोग अपना रिवोल्यूशन को बाबा साहब को पढ़ते हुए इसी आशा विश्वास के साथ, क्योंकि 1000 साल तक जब 1857 में लागू कर दिया सिविल सर्विसेज, 150 साल तक कोई भी ब्राह्मण सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर पाया। आंकड़ा मेरे पास है। हमारे साथ तो ऐसे निकल जाता है, पसीने निकल जाता है, किसी माई का लाल में दम नहीं कि हमसे पास डिबेट भी कर ले। कहीं सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिबेट हम ही आर्गू किया है कई सारे मैटर। शर्म आ जाता, मैं तो खूब इंसल्ट करता हूं, बेइज्जत करता हूं पूरा। इंटेलेक्चुअल हैरेसमेंट जिसको कहते हैं। जुडिशियल हैरेसमेंट क्यों नहीं होगा? होगा, पास करो भाई। अभी सिंधिया का मैटर भी मैं आर्गू कर रहा हूं, 10-10 एडवोकेट खड़े कर रखे थे, सारे 10-10 लाख वाले में। एसी में पसीना आ गया, एसी में पसीना आ गया, क्योंकि आज अम्बेडकराइट एडवोकेसी देश में शुरू हो चुकी है। वाह, बहुत बढ़िया। सैकड़ों साल तक एक भी ब्राह्मण CCS पास क्वालिफाई नहीं कर पाया। जो टैगोर है, टैगोर वो तो संस्कृत में ग्रेजुएट था, ICS का गुण नहीं थे। तब बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम तिलक भी नहीं मानते, मान्यवर नहीं मानते, तथा कथित, तो यही कह रहा था, जो वही आदमी है तिलक, कि तेली तमोली को, कुनवटों को संसद में जाकर के हल चलाना है। जो विधिमंडल में आरक्षण का विरोध किया था, केसरी पत्रिका में निकल के आया। तो आज के लोग हम पढ़ रहे हैं, बाल का खाल निकाल देंगे, पहले खाल निकालते थे, अभी और बाल का खाल निकाल लेंगे। डिबेट तो होगा, डिस्कशन तो होगा, बिना लॉजिकल बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो लड़ाई तो 1000 साल से चली रही, चलेंगे, डिबेट होगा। तो वो तिलक ने कह दिया कि भाई कुछ तो हजम करो, चाहे कुछ भी हो जाओ, एक आधा ब्राह्मण को ले लो पैसा। तब मेरिट की बात नहीं आई। जब अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे सैकड़ों साल से, 100 साल से एक भी ब्राह्मण नहीं आया, अपने माफ कर दो, कुछ तो करो। तो यही लोग जो भीख मांगते थे, आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो, तब ये लोग मेरिट की बात नहीं करते। और आज कह रहे हैं मेरिट इज माय फूड। साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। इसी आशा विश्वास के साथ आगे में कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहेंगे। खाना